Welcome in my SST class. I am Sushma Rana. I am going to start your chapter 2 of history. यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो आज हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे, जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में फ्रांस की क्रांति आप लोगों ने पढ़ी होगी कि फ्रांस में 18वीं जो शताब्दी थी 18th सेंचुरी, उससे पहले 18th सेंचुरी से पहले फ्रांस के ऊपर जो पूरी सोसाइटी थी, फ्रांस एक 3 एस्टेट में बटा हुआ था, जिसमें चर्च के लोग और राजा के परिवार के लोग और कॉमन पीपल, ये लोग शामिल थे। तो इसमें मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एस्टेट और जो अलग अलग श्रेणियाँ बनी हुई थी, अलग अलग ये समाज बना हुआ था, इसमें बटा हुआ था। और सोसाइटी की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती थी, क्योंकि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनके ऊपर चर्च और कुलीन वर्ग, जो हमारे क्लर्जी डिपार्टमेंट था, या फिर जो ये पादरी वर्ग हैं, इनका कंट्रोल हुआ करता था। तो अब आप देखिएगा कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, कॉमन पीपल, उनके ऊपर कंट्रोल था क्लर्जी का और इनका नोबलिटी का, तो इनका कंट्रोल हुआ करता था बेटा। लेकिन क्रांति के बाद वहाँ का बिल्कुल सब कुछ एक स्वरूप ही चेंज हो गया। स्वरूप चेंज कैसे हुआ? क्योंकि जब क्रांति आई, लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, अपने राइट्स के लिए डिमांड करनी शुरू की, और नॉर्मल पीपल में से ही, वो जो कॉमन पीपल था उन्हीं में से अपने लोगों को वहाँ का राजा बनाने लगे कि जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानते हुए वहाँ पे राज किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्रांति के बाद जो यूरोप की स्थिति चल रही थी, उस बहस एक हो रही थी फ्रांस को लेकर कि जो चर्चा छिड़ी हुई थी कहाँ पर कि भाई सत्ता का जो नियंत्रण है सत्ता के ऊपर, वो किसका नियंत्रण होना चाहिए। तो यूरोप और एशिया के साथ में, इन यूरोप एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जहाँ पर लोग पर्सनल राइट के बारे में, एक इंडिविजुअल राइट के बारे में बात करते थे, और ये भी कहते थे कि किसका कंट्रोल होना चाहिए सामाजिक सत्ता के ऊपर। तो जब इस बात पर चर्चा छिड़ गई तो भारत में भी राजा राम मोहन राय और जो डेरोजियो थे, इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के इम्पोर्टेंस को समझा, और बहुत सारे लोग क्रांति के बाद यूरोप की स्थिति के बारे में जो भी बहस चल रही होती थी उसमें कूद पड़ते थे। तो आगे चलकर जो उपनिवेश थे, उपनिवेश समझते हो ना, जो कॉलोनी बने हुए एरिया थे जिनके ऊपर किसी बड़ी पावर का राज्य होता था, जैसे कि भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का राज्य था, तो भारत उपनिवेश बना हुआ था अंग्रेज़ों का। तो इंग्लिश में उपनिवेश को कॉलोनी कह दिया जाता था। तो बेटा जो कॉलोनी थी, ठीक है, जो उपनिवेश, जैसे कि इंडिया है, इंडिया गुलाम था किसका? अंग्रेज़ों का। तो जो कंट्री गुलाम होती थी उसे उपनिवेश कहा जाता था, वो कॉलोनी बनी होती थी। तो इनके अंदर जो भी घटनाएं घटी थी, तो इन्होंने उस फ्रांस की क्रांति ने एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया कि वहाँ पर भी, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से आसपास के बहुत सारे देशों में हिम्मत आई जो गुलाम बने हुए थे कि हम भी क्रांति करेंगे और हम भी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाएंगे। मगर क्या था बच्चे कि यूरोप में सभी लोग समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। जो समाज के अंदर चेंजेस आने चाहिए या आ रहे थे, तो सभी लोग उस फेवर में नहीं थे। सबकी पीपल की जो थिंकिंग थी वो अलग अलग थी। तो बहुत सारे लोग तो बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन बदलाव तो हो, वो क्या चाहते थे कि बदलाव होना चाहिए समाज में, लेकिन बदलाव धीरे धीरे हो। अब एक पार्टी मानती थी, एक एरिया मानता था, या एक ग्रुप के लोग मानते थे कि समाज के अंदर जो पुनर्गठन है वो ज़रूरी है। पुनर्गठन समझते हैं ना, जो दोबारा से चीज़ें बनती हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, तो वो ज़रूरी हैं। तो कुछ रूढ़िवादी लोग थे, कुछ उदारवादी थे। रूढ़िवादी कौन? कंजर्वेटिव्स बोलते हैं उनको। तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो तो ऐसे थे कि चेंजेस हों लेकिन एकदम ना हो, कोई बदलाव बहुत धीरे धीरे। और उदारवादी जो लिबरल्स थे वो ये लोग थे, या फिर रेडिकल्स थे, ये वो लोग थे जो चाहते थे कि बदलाव आना चाहिए, एकदम से सब कुछ चेंज हो जाए, चेंज अच्छा होता है तो बदलाव आना चाहिए।
तो उस समय के इन टाइम में शब्दों का मतलब क्या मतलब था, जो उस टाइम के रिलेटेड लोग आपस में बातें किया करते थे। तो जो पॉलिटिकल बेस पर क्या क्या फ़र्क था, कौन कौन सी बातें थी जो इक्वल थी और कौन सी बातें थी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए या जो अनइक्वल थी। ठीक है, क्या कुछ लोग मानते थे कि एक जैसा टाइम ही होना चाहिए, लेकिन टाइम तो कभी एक जैसा नहीं होता। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है इसमें जो आपका टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो, ये चैप्टर 2 रशियन रिवॉल्यूशन का, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति हम पढ़ रहे हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन का युग, मतलब जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, द एज ऑफ सोशल चेंज। अब देखिएगा, द एज ऑफ सोशल चेंज है। अब वो एक परिवर्तन का युग बता रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति से कुछ लोग परिवर्तन चाहते थे और कुछ चाहते थे कि जैसे फ्रांस में एकदम बदलाव आया, ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कैसा बदलाव एकदम नहीं होना चाहिए कि जैसे फ्रांस में एकदम से राजा को हटा दिया गया, एकदम से संविधान बना, एकदम से सारे रूल्स चेंज हो गए, तो जो लोग राजा के प्रति निष्ठा रखते थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे रूल्स चेंज होने चाहिए। तो कुछ लोग इस फेवर में थे। अब देखिएगा बच्चे, लास्ट पैराग्राफ है हमारा इस टॉपिक का, मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। वी विल लुक briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change। देखिएगा बच्चे, इस चैप्टर में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन है, सामाजिक परिवर्तन का युग बताया है कि फ्रांस की क्रांति से समाज में परिवर्तन आया। और क्योंकि रशिया यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, तो वहीं पर यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्री थी जिनमें फ्रांस की क्रांति को देखते हुए चेंज आया, जिन्होंने आपको फ्री करना चाहा, चेंजेस लाने चाहें। तो बच्चे, इसमें इस चैप्टर में हम 19वीं सेंचुरी की कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस 19वीं सेंचुरी के, मतलब राजनीतिक जो परंपराएं थी 19वीं शताब्दी की, तो उनको स्टडी करेंगे और क्या देखेंगे कि इनमें जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि ये जो चेंजेस जो फ्रांस की क्रांति हुई, इस क्रांति ने बाद में लोगों के जीवन पर क्या असर डाला, क्या इफ़ेक्ट पड़े, या इसके बाद कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटना पर हम अपना कंसंट्रेशन करेंगे जिसमें सोसाइटी के रेडिकल्स लोग थे जो दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते थे, सोसाइटी में पुनर्गठन करना चाहते थे समाज में, तो उन्होंने इसके लिए गंभीर प्रयास किए। तो जो रशिया के अंदर क्रांति हुई थी, क्योंकि हम रशिया की बात कर रहे हैं, फ्रांस की क्रांति का इफ़ेक्ट रशियन लोगों पर भी पड़ा। अब रशियन लोगों पर पड़ा तो वहाँ पे भी क्रांति हुई, और क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो समाज में जो 20वीं सदी आने वाली थी, उस आने वाली 20वीं सदी में कि क्या स्वरूप होना चाहिए 20वीं सदी का, शक्तिशाली विचार जो कि समाज में रह सकते हैं, टिक सकते हैं, तो वो कौन से होने चाहिए, कैसी 20वीं सदी होगी। तो इस बारे में इसमें लोगों के अंदर विचार आने लगे कि हम अपनी 20वीं सेंचुरी में इम्प्रूवमेंट करेंगे, यानी कि जो अभी से हम इम्प्रूवमेंट शुरू करते हैं तो 20वीं सेंचुरी तक हम प्रॉपरली चेंज ला पाएंगे समाज में। और जब चेंज आ जाएगा तो लोग सोचते थे कैसा होगा वो टाइम जब चेंज आ जाएगा। तो सामाजिक परिवर्तन का युग था, फ्रांस की क्रांति का इफ़ेक्ट था, उसी को देखते हुए रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, इनकी थिंकिंग थी। तो यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बेटा जब भी कोई बदलाव होते हैं तो लोगों के मतों में टकराव होते हैं, एक जैसी थिंकिंग किसी की नहीं होती। अब देखिएगा, हम इसका पैराग्राफ पढ़ रहे हैं 1.1, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स मीन्स उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। रूढ़िवादी वो जो बदलाव तो चाहते हैं लेकिन पुरानी परंपराएं होनी चाहिए, मीन्स जैसे कि लड़कियों का एकदम पढ़ना शुरू हो गया स्कूल में। पहले लोग कहते थे नहीं, लड़कियां नहीं पढ़नी चाहिए, घर की दहलीज पार नहीं करनी चाहिए। अगर अचानक से छूट दे दी जाए कि मुस्लिम लोगों में लड़कियां पर्दा करती हैं, बुर्का उतार दें, पढ़ने लग जाएं, तो वो एकदम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, इतना हो सकता है जैसे धीरे धीरे चेंजेस आए, पहले लड़कियों को परमिशन मिली, स्कूल जा सकती हैं, वो जाने लगी, फिर धीरे धीरे वो आपस में जैसे कि पर्दा मतलब बुर्का उठाने लगी, पढ़ने लगी, बातचीत करने लगी, धीरे धीरे घर से निकलकर मार्केट तक भी गई।
तो धीरे धीरे जॉब में भी लगी, फिर धीरे धीरे उन्होंने बुर्का हटाना शुरू किया, सूट पहन के ऐसे ही जा सकती थी बाज़ार में। तो बेटा ये धीरे धीरे बदलाव, एक अचानक से बदलाव और धीरे धीरे बदलाव में फ़र्क होता है। तो लोग एकदम से बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो चलिए अब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें यही वाला जो हम शुरू करने जा रहे हैं। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजियंस। देखिएगा, समाज परिवर्तन में एक समूह उदारवादियों का था, लिबरल्स का था समाज, जो समाज परिवर्तन के समर्थक लोग थे, जो चाहते थे समाज में परिवर्तन हो। तो इन समर्थक में, इन ग्रुप के अंदर एक ग्रुप किसका था? उदारवादियों का, लिबरल्स का। लिबरल्स कौन होते हैं बच्चे? लिबरल का मतलब होता है आज़ादी। जो लोग आज़ादी चाहते हैं, चाहे विचारों में आज़ादी हो या देश में आज़ादी हो। तो जो उदारवादी थे, ऐसा नेशन चाहते थे, ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले और उन्हें जगह मिले। क्योंकि अगर देश में हिंदू ज़्यादा है तो वो हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे, अगर मुस्लिम कौम ज़्यादा है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हक़ में बात करेंगे। तो ये लिबरल्स चाहते थे कि सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाए और उनकी जगह बने। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, उस टाइम पर बेटा यूरोप के जो देश थे उनमें किसी एक धर्म को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। यूरोप के अंदर ब्रिटेन की सरकार जो थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड मीन्स जो इंग्लैंड का चर्च था, और चर्च का जो वहाँ पर धर्म जैसे कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, बाद में जो ईसाई धर्म है ये दो धाराओं में बँट चुका था, प्रोटेस्टेंट में और कैथोलिक में। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानती थी। उसके बाद में जो ऑस्ट्रिया, स्पेन, ये जो कंट्री हैं यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रिया और स्पेन, यहाँ के लोग कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, कैथोलिक चर्च को मानते थे। जो लिबरल्स ग्रुप था ये वंश आधारित, जो वंश के ऊपर आधारित शासक हैं, अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। अब देखिएगा क्या चीज़ है ये, लिबरल्स हैं। लिबरल्स लोग क्या हैं कि जो ये क्या चाहते थे, जो अनकंट्रोल पावर मिली हुई है, जैसे कि राजा का बेटा राजा, अब जो पावर राजा को है, मीन्स राजा जो बोल दे वो कानून है। और अगर कानून सबके लिए समान है, अगर वो राजा की फैमिली पर भी लागू होता है तो वो उसको कैंसिल कर देता था। और जो रूल्स जहाँ पे उसको अपना फ़ायदा दिखता था तो उन रूल्स को भी बदल देता था। तो मीन्स एट दैट टाइम ही हैड द अनकंट्रोल्ड पावर, वो अनकंट्रोल्ड पावर रखता था। तो लिबरल्स इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि एक तो इनका राज्य जो चला आ रहा है वो वंश आधारित है, वंश आधारित है, हेरिडिटी बेस है, कि हेरिडिटी बेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा के बेटा ज़रूरी नहीं है कि अच्छा राजा, जो एक अच्छा राजा हो सकता है उसका बेटा एक निरंकुश शासक बने, अच्छा ना हो, ठीक है। तो राजा का बेटा राजा, ये वाली वहाँ पर रूल्स चलते थे। तो वंश पर आधारित शासकों के पास में अनकंट्रोलेबल राइट्स थे। तो इसके खिलाफ थे उदारवादी ग्रुप के लोग। वो गवर्नमेंट के सामने हर एक इंडिविजुअल के राइट्स की मांग किया करते थे कि हर एक इंसान को अधिकारों की रक्षा मिले। जो इंसान को अधिकार दिए गए हैं, अगर उसके अधिकारों के खिलाफ उन्हें कोई छीनने की कोशिश करता है तो उसकी रक्षा की जाए, इसके पक्ष में थे। तो क्या कहना था उनका कि सरकार को किसी के अधिकारों का नुकसान करने का, उन्हें छीनने का कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मीन्स जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल को राइट दिया है तो किसी को छीनने का अधिकार ना दिया जाए कि वो उस इंडिविजुअल के राइट्स को छीन ले। जैसे कि हमें राइट है कि हम अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं, लेकिन हमें राइट तो दे दिया, लेकिन जब हमने सरकार के किसी नियम के खिलाफ बोलने की कोशिश की अपने राइट को यूज़ करते हुए, तो हमें जेल में डाल दिया गया या राजा ने कोड़े मरवा दिए, सज़ा दे दी, पनिश कर दिया, जिससे कि आगे हम ना कह सकें। तो ये हुआ राइट को छीनना, ठीक है। तो बेटा जो ग्रुप के लीडर हुआ करते थे, जो ग्रुप के लीडर थे, तो ये एक ग्रुप के लीडर ऐसी गवर्नमेंट के पक्ष में थे जो इन शासकों, जो राजा है, राजाओं या फिर अफसरों के प्रभाव से मुक्त एक एजुकेटेड, एक न्यायालय, एक जुडिशरी होनी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, जिसके ऊपर राजा का दबाव ना हो या जिसके ऊपर
किसी अफसरों का दबाव ना हो। तो सबके प्रभाव से मुक्त एक न्यायालय, एक न्यायपालिका होनी चाहिए। जो हमारी जुडिशरी है, ऐसी जुडिशरी होनी चाहिए कि जो वो कानून स्थापित करती है, उन कानूनों के हिसाब से जो शासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन पहले से काम कर रहा है, वो इन कानूनों के हिसाब से कार्य करे। इन जो जुडिशरी ने निष्पक्ष होकर जो कानून बनाए हैं, उसके बारे में अपना जो डिसीजन दिया है, तो उसके लिए वो कार्य करे। तो बेटा अब देखिएगा नेक्स्ट, इसके अपोजिट क्या था? रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। इसके विपरीत क्या था कि जो रेडिकल ग्रुप के लोग थे वो ऐसी गवर्नमेंट के पक्ष में थे जो देश की आबादी की मेजॉरिटी है उसके समर्थन पर आधारित हो। मतलब देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग जिनकी मेजॉरिटी हो, जो किसी कानून के अगर पक्ष में हैं, आधे से ज़्यादा लोग, तो उस बेस पर गवर्नमेंट डिसीज़न ले तो वो माने जाए। अब जैसे हमारे देश में अगर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन के टाइम पर 2-3 नेता या कोई और इलेक्शन में खड़ा होता है, तो जिसको ज़्यादा लोग वोट देते हैं तो सरकार उसी को नेता बनाती है, उसी की सरकार बनती है। ऐसा नहीं है कि जिसको सरकार चाहे उसको बना सकती है। तो बेटा क्या होना चाहिए कि आबादी जो हमारी है, जो पॉपुलेशन है, उसको जो मेजॉरिटी वो अपने विचारों की जो मेजॉरिटी दे रही है, वो बहुमत दे रही है, उस पर आधारित सरकार पक्ष बननी चाहिए। इसके पक्ष में थे लिबरल्स लोग। तो इनमें से बहुत सारे लोग तो महिला आंदोलन के समर्थक भी थे, जो चाहते थे कि महिलाएं भी, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो महिलाएं भी अपने मत के अधिकार के लिए आंदोलन कर सकती हैं। जो लिबरल्स लोग हैं, उदारवादी लोग, इनके विपरीत क्या था? ये लोग जो बड़े ज़मींदार होते हैं या उद्योगपति होते हैं, इंडस्ट्रियल होते हैं, रिच इंडस्ट्रियल, इनको किसी भी तरह के विशेष अधिकार ना दिए जाएं, इस चीज़ के खिलाफ थे उदारवादी लोग, जिन्हें हम लिबरल्स बोलते हैं। वो ये कहते थे कि अमीरों को कोई स्पेशल राइट ना दिए जाएं, जो अधिकार हैं वो सबको समान रूप से दिए जाएं। तो बेटा निजी संपत्ति के भी विरोधी नहीं थे ये लोग। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा धन दौलत है तो ये लोग उसके अपोजिट हो जाएंगे, क्यों इनके पास धन दौलत है, नहीं। ये किसी संपत्ति के, किसी प्रॉपर्टी के अपोज नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास जिनको मान लो 2 बंदे हैं, 4 बंदे, इतनी प्रॉपर्टी है कि दुनिया भूखी मरे, तो ये एक लिमिटेशन में कि गवर्नमेंट एक लिमिट डिसाइड कर दे कि इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये हद से ज़्यादा संपत्ति होने की वजह से भी उनके थोड़े से विरोधी थे, उनका विरोध किया करते थे। तो हमारे रेडिकल्स और लिबरल्स, तो ये दोनों के दोनों, इन दोनों के अगेंस्ट कंजर्वेटिव ग्रुप के लोग हुआ करते थे, क्योंकि कंजर्वेटिव परिवर्तन चाहते थे लेकिन धीरे धीरे, और रेडिकल्स और लिबरल्स ये लोग परिवर्तन चाहते थे समाज में कि बदलाव कर दिया जाए। तो इसीलिए हमेशा रूढ़िवादी लोग, जिन्हें हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, ये इन उदारवादी और रेडिकल्स के खिलाफ रहते थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद तो जो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को मानने लगे थे। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी और रूढ़िवादियों ने देखा कि जो पुरानी प्रथा थी उससे अच्छी नई प्रथा है, कानून बनाए गए हैं जिनका पालन किया जा रहा है, फिर रूढ़िवादी भी बदलाव की एक ज़रूरत को स्वीकार करने लग गए थे। नहीं तो पुराने समय में 18वीं सेंचुरी में जो रूढ़िवादी थे वो इन परिवर्तन के विचारों से ही नफरत किया करते थे, इनका विरोध किया करते थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी आते आते ये लोग भी मानने लगे थे कि जहाँ तक आवश्यक है समाज में, वहाँ तक परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन वो यही चाहते थे कि नए परिवर्तन करके समाज में ऐसा ना हो कि हम अपने अतीत की सारी परंपराओं को भूल जाएं। मतलब हमारी जो पुराने रीति रिवाज हैं हम उनको भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें पुराने रीति रिवाजों का भी सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए वो कहते थे कि परिवर्तन की जो स्पीड है, उसकी जो प्रक्रिया है वो धीमी हो। तो फ्रांस की क्रांति के बाद जो राजनीतिक उथल पुथल देश में हुई, तो इन अलग अलग ग्रुप के लीडर के विचारों के आपस में काफ़ी टकराव हुए और 19वीं सेंचुरी में क्रांति हुई। और उसके बाद में जो लोगों ने कोशिश की इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया गया था। मतलब लोग जो कोशिश कर रहे थे बदलाव की,
तो एक लिमिटेशन भी लगा दी गई थी कि जो राजनीतिक धाराएं हैं, तो भाई पॉलिटिक्स में जो राजनीतिक धाराएं हैं उनमें चेंज लाना चाहिए और कहाँ तक होना चाहिए। मतलब इसमें एक लिमिटेशन कायम कर दी गई थी कि जो हमारी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें कुछ सीमाएं बांध दी गई थी कि जो भी लोग पॉलिटिक्स में खड़े होते हैं वो कुछ नियम बनाए गए थे पॉलिटिक्स बेस पर भी कि उन नियमों का पालन करके ये पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, अपने जो अधिकार हैं उनका एक लिमिट में यूज़ करके अपनी सरकार चला सकते हैं। तो बच्चे आज तक के लिए इतना ही। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की। आप इस चैप्टर के इसको ध्यान से सुनिएगा, अपनी बुक आप सामने ओपन करके रखो और इसको वीडियो को बार बार सुनो। आपको इस चैप्टर अगर स्टार्टिंग से ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही, सब्सक्राइब आप करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इसके लिए वीडियो बनाएं। ओके, थैंक यू गाइज़।